हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए क्रम से जानते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की संरचना तथा उनके कार्यों का वर्णन करना है। तो उसका उत्तर रहेगा कि 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी सिफारिशों में एक ऐसे संस्थान की स्थापना पर बल दिया जो देश भर में शिक्षा एवं शिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और पाठ्य पुस्तकों की तैयारी के कामों का नेतृत्व कर सके। अतः इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 1961 में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना की और भारत सरकार द्वारा स्थापित यह संस्था स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के विंग के रूप में कार्य करती है। यह परिषद राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्यों को सहयोग और प्रोत्साहन करना तथा उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना है। सामान्य शब्दों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बनाने हेतु सलाह एवं सहायता करना है। संरचना में इसमें निम्न सदस्य शामिल होते हैं: पदेन अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास मंत्री, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, सभी संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का निदेशक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। इनके कार्यों की चर्चा करें तो इनके कार्यों में है शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान को दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर समन्वय स्थापित करना, विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित करके उनका संचालन करना, विद्यालय शिक्षकों के लिए उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना, शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना, शिक्षा की समस्याओं के निराकरण तथा शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक परामर्श देना, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्याप्त अपव्यय और अवरोध को दूर करना, शैक्षिक साहित्य का प्रकाशन करना, शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण देश के आंकड़ों को एकत्रित करना तथा शोध और अनुसंधान हेतु उनका प्रयोग करना। दूसरा प्रश्न है, आयुष पद्धति को समझाइए। आयुष अर्थात आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। यह भारत सरकार का एक सरकारी अंग है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना। 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को विस्तृत करके आयुष मंत्रालय बनाया गया। आयुष मंत्रालय ने 2018 को आयुष आपके द्वार नामक योजना बनाई, जिसके तहत आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पतालों को 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाए जा रहे हैं। आयुष के अंतर्गत निम्नलिखित चिकित्सा पद्धतियां आती हैं, जैसे पहला आयुर्वेद। इस भाग में आयुर्वेद की मूल अवधारणा से अवगत कराते हुए इसके द्वारा किए जाने वाले उपचारों की जानकारी भी दी गई है। योग, संतुलित तरीके से अंतर्निहित शक्ति को बेहतर बनाने या विकसित करने के लिए एक अनुशासन के रूप में लोकप्रिय योग की जानकारी प्रस्तुत है। यूनानी, इस भाग में यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी गई है। प्राकृतिक चिकित्सा, तो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली वर्षों से चली आ रही है और अपने विशेष सिद्धांतों जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रणालियों के साथ व्यक्तियों का इलाज करती है और इस पद्धति के अनुसार मनुष्य के स्वास्थ्य में प्रोत्साहन, रोगों से लड़ने की क्षमता और अपना उपचार करने की असीम संभावनाएं होती हैं। सिद्धा। सिद्ध प्रणाली भारत में दवा की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। सिद्ध शब्द का अर्थ है उपलब्धियां। सिद्ध संत पुरुष होते थे जो दवा में परिणाम हासिल करते थे और इस भाग में इन्हीं परिणामों और उनका वर्तमान उपयोग बताया गया है। होम्योपैथी आज एक तेजी से बढ़ रही प्रणाली है और इस भाग में इससे जुड़ी जानकारी प्रस्तुत की गई है। स्थानीय वनौषधियाँ,
तो इस भाग में प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत स्थानीय वनौषधियाँ और अपने स्वास्थ्य लाभ में इनकी महत्ता को स्पष्ट किया गया है। औषधि, पौधे और जड़ी बूटियाँ, तो इसमें औषधीय पौधे और जड़ी बूटियों के विवरण को प्रस्तुत किया गया है। तीसरा प्रश्न है, सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण को स्पष्ट करते हुए संसदीय नियंत्रण की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो सार्वजनिक वित्त जनता से प्राप्त धन होता है और इसलिए इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इन पर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। भारतीय संसद सार्वजनिक वित्त पर बजट के माध्यम से नियंत्रण रखती है। जैसे बजट का क्रियान्वयन तभी किया जा सकता है जब इसमें संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। भारतीय संसद प्रश्नकाल शून्यकाल के दौरान वित्त संबंधी मामलों पर मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर नियंत्रण रखती है। सरकार के सभी प्रकार के वित्त एवं विनियोग लेखों की लेखा परीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के द्वारा की जाती है और यह भारतीय संसद का प्रतिनिधि होता है। भारतीय संसद की 3 महत्वपूर्ण समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति। इन सभी समितियों के माध्यम से संसद सार्वजनिक वित्त पर व्यापक नियंत्रण रखने का प्रयास करती है। जनता से प्राप्त धन का उचित उपयोग हो सके इसलिए संसद द्वारा विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है। संसद द्वारा सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण की कुछ कमियां या सीमाएं भी परिलक्षित होती हैं। जैसे संसद के पास पर्याप्त समय न होना, इससे विधायी कार्यों का बोझ संसद के ऊपर बढ़ता जाता है। परिणामतः संसद कार्यपालिका पर उचित और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण नहीं रख पाती। दूसरा, संसद के प्रतिनिधि तकनीकी रूप से नौसिखिए होते हैं, इसी कारण से वे बिल संबंधी तकनीकियों की बारीकी से नहीं समझ पाते, अतः वित्त पर नियंत्रण असफल हो जाता है। जब बजट में उल्लेखनीय अनुदान की मांग 21 दिन में पारित नहीं हो पाती तो 26वें दिन बुलेटिन के माध्यम से उन्हें बिना मतदान और विचार विमर्श के पारित कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के नियम अनुसार संसद करों को घटा या खत्म कर सकती है लेकिन उसमें वृद्धि नहीं कर सकती। यह अधिकार कार्यपालिका के पास है, अतः इस कारण भी संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रण कमजोर है। संसद में एक प्रबल और कार्यशील विपक्ष का अभाव भी सार्वजनिक वित्त और संसदीय नियंत्रण को कमजोर करता है। संसदीय समितियां अपना अधिकांश समय बहस और विवादों में खत्म कर देती हैं और अंत में सामान्य कार्यवाही कर अपने प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत कर देती हैं। इससे भी सार्वजनिक धन पर नियंत्रण कमजोर होता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है, लेकिन यह भी धन व्यय होने के बाद ही जांच करता है और सार्वजनिक धन का निकासी के संबंधित कोई अधिकार इसके पास नहीं होता है। चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ को समझाइए और उसकी संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंसकारी तथा विनाशकारी परिणामों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, अतः भविष्य में विश्व को युद्ध की विभाषिका से बचाने के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों को शांति और सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो विश्व शांति और सुरक्षा गारंटी दे सके। अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यह विश्व के विभिन्न देशों का प्रतिनिधि संगठन है। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस हैं और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 और यूएनए भारत का संस्थापक देश है। संरचना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, इन्हीं से मिलकर यूएनए का निर्माण हुआ है। पहला, महासभा, इसे विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। सभी सदस्य देश महासभा के सदस्य होते हैं और विभिन्न मुद्दों पर निर्णय महासभा द्वारा ही लिए जाते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, इसका प्रमुख कार्य विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। इसके सदस्यों की संख्या 15 है। 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन, तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तीसरा है सामाजिक आर्थिक परिषद, तो यह भी यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है जो विश्व में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कार्यकलापों को संपन्न करता है। चौथा है न्याय परिषद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश स्वतंत्र हुए थे
वे अपना विकास स्वयं नहीं कर सकते थे, अतः उनको संरक्षण प्रदान करने और उनका विकास करने की जिम्मेदारी अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि को दी गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों पर उचित न्याय प्रदान करने के लिए नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। 6वां है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय कार्यों को संपन्न करने के लिए सचिवालय की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख महासचिव होता है। इसके कार्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना तथा युद्ध के खतरों को समाप्त करना, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभाजिका से बचाना, सभी देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, प्रत्येक देश को आत्मनिर्णय का अधिकार देना तथा उनकी संप्रभुता का सम्मान करना। 5वां प्रश्न है भारत में यूनिसेफ द्वारा चलाए गए पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम पर एक नोट लिखें। तो पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जो व्यक्ति को संपूर्ण जीवन के लिए विकलांग बना देता है। पोलियो का वाहक विषाणु मनुष्य की आंत में आश्रय लेता है और अनुकूलन परिस्थितियों में तंत्रिका तंत्र में सीधे और रक्त के माध्यम से प्रविष्ट हो जाता है। इससे रोगी का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने के कारण उसके शरीर के विभिन्न अंगों में लकवा मार जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1988 में विश्व को पोलियो मुक्त करने का अभियान आरंभ किया था और भारत में इस अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में यूनिसेफ की महत्वपूर्ण भूमिका है। पल्स पोलियो प्रशिक्षण कार्यक्रम 1995-96 में 3 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शुरू किया गया। पोलियो उन्मूलन की गति बढ़ाने के लिए 1996-97 में लक्षित आयु वर्ग को 5 वर्ष कर दिया गया। इस अभियान के तहत निर्धारित केंद्रों के अलावा घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। यूनिसेफ की मदद से चल रहा यह अभियान किसी एक बीमारी के खिलाफ चले अब तक के सबसे बड़े और लंबे अभियानों में से एक रहा है। 2 बूंद जिंदगी की का नारा इतना सफल रहा जिसकी शायद आरंभ में कल्पना भी नहीं थी। यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रोटरी इंटरनेशनल, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों व स्थानीय स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने भी इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही कारण है कि पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम 2014 में सफल हुआ और भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पोलियो मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।